नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड कक्षा 10 के भारतीय भवन सॉल्यूशन सीरीज में। आप सभी को पता होगा कि इस सॉल्यूशन सीरीज में हम कक्षा 10 के लिए भारतीय भवन की जो भी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं, प्रत्येक पुस्तक के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को हम लोग देख रहे हैं। यदि आप भी कक्षा 10 में हैं और भारतीय भवन के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं या कक्षा 10 के किसी भी पुस्तक का एससीईआरटी के लिए जो भी पुस्तकें उपलब्ध हैं उसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे सभी चीज़ों के एक्सरसाइज सॉल्यूशन डिटेल में उपलब्ध होते हैं। आपके डाउट को क्लियर किए जाते हैं। किसी भी प्रश्न को लेके यदि आपको डाउट होता है तो आप कमेंट माध्यम से पूछते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछते हैं, सभी चीज़ों का आपका निवारण किया जाता है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अगर हम बात करें कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम भौतिकी के अध्याय 3 जिसका नाम है मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन, इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। हम प्रत्येक प्रश्न को पढ़ के समझेंगे कि ये प्रश्न क्या कह रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं, इसका उत्तर हमें किस प्रकार से देना है और प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख रखा है। यदि उन प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत होता है तो उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उन वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगेगी, एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को पढ़ के समझते हैं, इन्हें हल करते हैं। उससे पहले एक चीज मैं आप सभी को और बता दूं, यदि इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी सॉल्यूशन का पीडीएफ है, भारतीय भवन का या एनसीईआरटी का जो पुस्तक दिया गया है उसके सॉल्यूशन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसको मैं आप सभी को वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप बिल्कुल मुफ्त में सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ के वीडियो को शुरू करते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखते हैं। अध्याय 3 मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के दीर्घ उत्तरीय का यह पहला प्रश्न है। ये कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। प्रश्न को समझिए, ये हमसे पूछ रहा है कि आप निकट दृष्टि दोष से क्या समझते हैं या इसका अभिप्राय क्या है और इसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। तो हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष के बारे में ये पढ़ रखा है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ये क्यों होता है किसी नेत्र में, इसका कारण क्या होता है और इसका उपचार या हम कहें तो निवारण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो एक एक करके सारी चीजें हम लिख देंगे और ये दीर्घ उत्तरीय के रूप में हमारा प्रश्न बन जाएगा। हम क्या जानते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में? ये नेत्र का एक ऐसा दोष होता है जिसमें निकट रखी वस्तुओं को नेत्र तो देख पाता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को उसे देखने में कठिनाई होती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? मानव नेत्र का एक ऐसा दोष है जिसमें नेत्र के निकट रखी वस्तुओं को वो स्पष्ट देख पाता है, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस प्रकार से दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर ना बनकर रेटिना के सामने बन जाता है। इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की है ना, कि रेटिना के सामने क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि ये जो नेत्र गोलक होता है जिसकी हमने चर्चा की है, इसकी बनावट के बारे में, नेत्र की बनावट जब हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये नेत्र गोलक लगभग गोलाकार होता है। जब निकट दृष्टि दोष जिस नेत्र में आता है तो थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है, तो रेटिना की दूरी जो हमारी उत्तल लेंस नेत्र में होती है उससे बढ़ जाती है, तो प्रतिबिंब इससे पहले ही बन जाता है, इसलिए ये दिक्कत आती है। या क्या होता है कि जो हमारा नेत्र लेंस होता है ये आवश्यकता से अधिक कभी कभी मोटा हो जाता है, इसलिए ये दोष होता है। तो इसको भी हम इस प्रकार से लिखेंगे कि रेटिना के सामने बन जाता है। और इस दोष का कारण क्या होता है, इसको हम निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, अर्थात लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है बढ़ जाती है, इसलिए रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, अर्थात प्रतिबिंब हमें धुंधला दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है या उसे देखने में हमें कठिनाई होती है, जिस नेत्र में भी निकट दृष्टि दोष होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि नेत्र लेंस होता है जो आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाने के सॉरी क्षमा कीजिएगा, मोटा हो जाने से फोकस दूरी कम हो जाती है, इसलिए भी ये दोष उत्पन्न होता है। और इसी में बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रश्न आता है कि सर, हम लोगों ने जब संरचना पढ़ा है मानव नेत्र का, तो वहां पे हमने पढ़ा है ना कि नेत्र लेंस को सिलियरी पेशियां होती है लटका के रखती है ऊपर और नीचे से, और सिलियरी पेशियां ही समंजन का काम करती है। जो नेत्र लेंस का समंजन क्षमता है सिलियरी पेशियों द्वारा ही होता है ना, इसके सहायता से ये होती है। समंजन क्षमता से में हम जानते हैं कि इसके सामने रखी वस्तुओं को नेत्र अपनी मोटाई या मोटाई को बदल कर क्या करता है, फोकस दूरी बदलता है, और फोकस दूरी बदलने से इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। तो इस स्थिति में जब ये नेत्र मोटा हो जा रहा है, इसकी फोकस दूरी कम हो जा रही है, तो क्या समंजन क्षमता के कारण इसको नेत्र लेंस को पतला नहीं किया जा सकता है?
ये नेत्र स्वयं ही इसको पतला कर लेगा और उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनाएगा। आप सही सोच रहे हैं कि मोटा हो जाता है अगर लेंस आवश्यकता से अधिक, तो समंजन क्षमता से उसको पतला किया जा सकता है, नेत्र स्वयं कर सकता है। लेकिन ये एक दोष होता है जिसके कारण वो समंजन क्षमता होती है ना कि लेंस इसको खींच कर पतला कर सके, वो भी काम नहीं कर पाता है। इसलिए तो ये दोष उत्पन्न होता है ना। तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तब भी ये दोष उत्पन्न होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके आगे हम क्या लिख देंगे कि इस दोष के निवारण के लिए हम सब जानते हैं कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कैसे अवतल लेंस का? एक ऐसा अवतल लेंस जिसकी उचित क्षमता हो, ताकि जो भी प्रकाश की किरणें दूर से आ रही हैं उसको वो अपसरित करे, अपसरित करके वो लेंस को भेजे और लेंस अभिसरित करके उसका प्रतिबिंब क्या करे, रेटिना पे बनाए। तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है, और इसका चित्र बना देंगे। ये 5 नंबर का प्रश्न है तो इसमें चित्र बनाना हमारे लिए आवश्यक है। चित्र कैसे बनाएँगे? इस चित्र को आप पेंसिल से बनाइएगा, ध्यान रखिएगा ये एनसीईआरटी में दिया हुआ चित्र है या इसी प्रकार का चित्र हमें भारतीय भवन में भी दिया हुआ है। ये हमारा क्या हो गया? नेत्र गोलक हो गया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो हमारा दूर बिंदु होता है ना, दूर बिंदु को हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है? अनंत होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला जो नेत्र होता है, इसके लिए दूर बिंदु ये अनंत ना होकर ये थोड़ा नजदीक आ जाता है। यहाँ पे इसका दूर बिंदु नेत्र के पास शिफ्ट हो जाता है। तो इससे अधिक जो ये दूर बिंदु है ना, इससे अधिक दूरी पे स्थित वस्तुओं को वो नहीं देख पाता है। ये वाली जो बिंदु है इसको अनंत मत समझिएगा, ये नेत्र के पास आ गया है। अगर सामान्य नेत्र होगा तो ये बीच की दूरी होगी, अनंत और कहीं बीच की दूरी है। और इस निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र के लिए ये दूरी क्या हो जाती है, ये बिंदु क्या हो जाता है, दूर बिंदु हो जाता है। इसलिए इससे दूर रखी वस्तुएं नेत्र को नहीं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से एक ये चित्र बना देंगे कि ये निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र है। और ये अनंत से आती प्रकाश की किरणें जो है इसको इस प्रकार से दिखा देंगे कि इस प्रकार के नेत्र में जिसमें निकट दृष्टि दोष होता है, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। इसका कारण क्या हो सकता है? या तो नेत्र नेत्र गोलक का लंबा हो जाना हो सकता है, या जो हमारा नेत्र लेंस होता है इसका मोटा हो जाना हो सकता है। दोनों स्थिति में हम प्रतिबिंब बना के दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक स्थिति दी गई है, दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना से पहले बनेगा। और इसके निवारण के लिए यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया गया है। ये जो अनंत से किरणें आ रही हैं एक दूसरे के समानांतर है, अवतल लेंस इसको क्या करता है? अपसरित कर देता है। देखिए ये इसको मोड़ दिया है, अपसरित कर दिया है। अपसरित करने के पास ये नेत्र लेंस के पास जाती है, जो अभिसरित करने के बाद ये क्या करता है? रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है। और इस प्रकार से अवतल लेंस का इस प्रकार के दोष को संशोधित किया जा सकता है। आशा है कि आप सभी को 1 नंबर प्रश्न समझ में आया और इसका उत्तर आप लिख पाएँगे। ऐसे ही आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखिए। तो 2 नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि जो दूर बिंदु होता है, क्षमा कीजिएगा, दूरदृष्टि दोष, इससे आप क्या समझते हैं और इस दोष का निवारण किस प्रकार से किया जाएगा? सेम पहले प्रश्न जैसा है, इसमें दूसरा दृष्टि दोष की बात की जा रही है। हम सब जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ये क्यों होता है और इसका निवारण किस प्रकार से, यानी इसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है। तो दूरदृष्टि के दोष के बारे में हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र का एक ऐसा दोष होता है जिसमें दूर रखी वस्तुएं नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन जो नजदीक वस्तुएं रखी होती है उसको नेत्र को देखने में कठिनाई होती है या स्पष्ट रूप से नेत्र नहीं देख पाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि इस दोष में जो होता है, इस दोष से जो नेत्र दोष युक्त होता है, उसमें निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है। और इसके पीछे बनने का कारण क्या होता है कि जो हमारा नेत्र गोलक होता है ना, ये थोड़ा-सा पतला हो जाता है, चपटा हो जाता है। या जो नेत्र लेंस होता है, ये पतला हो जाता है, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। इसलिए इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। और इसका कारण लिखने के लिए आ जाए, मतलब इसका हम कारण लिख देंगे कि किन कारणों से ये दोष होता है। तो नेत्र दोष, ये नेत्र गोलक होता है ना, इसके छोटा हो जाने से, इसलिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाने से प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और दूसरा कारण क्या हो जाता है? नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना होता है, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाने से भी प्रतिबिंब रेटिना के पीछे ही बनता है। और इसके उपचार के लिए हम क्या लिख देंगे कि इसके निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस निकट रखी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। अभिसरित करने के बाद ये प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। इस स्थिति में क्या होता है? जो नेत्र होता है, जो दूर दृष्टि दोष से या दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित होता है, इसमें जो निकट बिंदु होती है, मानव नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। ये 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर चला जाता है। इसलिए यहाँ पे रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब, दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब तो अच्छा से बना पाता है।
लेकिन निकट रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब इससे और इसके बीच में जो या इससे भी तो पास में रखी वस्तुएं मानव नेत्र को नहीं दिखाई देती है, तो इसे देखने में इसे कठिनाई होती है। तो कठिनाई क्यों होती है? कठिनाई होने के कारण क्या होता है? इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे किस स्थिति में बनता है? नेत्र गोलक होता है, ये छोटा हो जाता है, या जो हमारा नेत्र लेंस होता है, ये पतला हो जाता है। दोनों स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो इस चित्र को बना देंगे, इसे आप पेंसिल से बनाइएगा और इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेंगे। उचित क्षमता वाले या उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक दृष्टि दोष को दूर करने की विधि का वर्णन कीजिए। हम लोगों ने दृष्टि दोष के बारे में पढ़ रखा है ना कि दृष्टि दोष क्या होता है? मानव नेत्र में होने वाला एक ऐसा दोष जिसमें मानव नेत्र के सामने रखी वस्तुओं को नेत्र को देखने में कठिनाई होती है। वो धुंधली दिखाई देती है या उसे देखने में उसे कठिनाई होती है, यही दृष्टि दोष होता है मानव नेत्र के लिए। और हम लोगों ने दृष्टि दोष को 3 प्रकार के रूप में पढ़ रखा है। एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष और एक जरा दृष्टि दोष। 3 प्रकार के दृष्टि दोष हम लोगों ने पढ़ रखे हैं और तीनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। 2 के बारे में तो प्रश्न संख्या 1 और 2 में ही चर्चा कर रखा है और तीसरे के बारे में हम चाहें तो जरा दृष्टि दोष के बारे में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों के बारे में हम लिखेंगे कि कौन-कौन से दृष्टि दोष होते हैं और किसी एक के बारे में इसके दूर करने की विधि की बात करेंगे, यानी इसके उपचार की बात करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष। अभी निकट दृष्टि दोष के बारे में समझा कि क्या होता है और क्यों होता है, उसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है, वही चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम दूसरे दृष्टि दोष की बात करेंगे जो कि दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष होता है। इसके बारे में ये क्या होता है और क्यों होता है, इसके बारे में लिख देंगे। हम चाहें तो इसके उपचार के बारे में भी एक-एक शब्दों में लिख सकते हैं, एक-एक लाइन में लिख सकते हैं, अन्यथा हम छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो जरा दृष्टि दोष होता है, इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ये नेत्र का एक ऐसा दोष होता है जो उम्र बढ़ने के साथ-साथ वृद्धावस्था में होता है। इस दोष में जो नेत्र लेंस की जो लचक होती है वो कम हो जाती है, यानी कि सिलियरी पेशिया की जो क्षमता होती है काम करने की, समंजन करने की, ये क्षमता कम हो जाती है तथा सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाती है। इस दृष्टि दोष के निकट और दूर बिंदु दोनों प्रभावित होता है। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को निकट रखी वस्तुओं और दूर रखी वस्तुओं दोनों को देखने में कठिनाई होती है और इस दोष को दूर करने की विधि यहाँ पे बताई गई है। विधि में हम क्या लिख सकते हैं कि इस दोष को दूर करने के लिए इस दोष से ग्रसित व्यक्ति के चश्मे में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस क्या होता है? एक ऐसा लेंस होता है जिसमें उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। इस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं और उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उस चश्मे में वैसा लेंस होता है। चश्मे के ऊपर वाले भाग में अवतल लेंस लगा होता है। अवतल लेंस का प्रयोग वो दूर रखी वस्तुओं को देखने में करता है, जिसका उपयोग वो दूर रखी वस्तुओं को देखने में कर किया जा सकता है। और चश्मे के नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और इसे निकट रखी वस्तुओं को देखने में प्रयोग में लिया जाता है। आशा है कि ये प्रश्न संख्या 3 आप सभी को समझ में आया होगा। ये जो दृष्टि दोष होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तीनों पे अलग-अलग रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो तीनों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं और सब्जेक्टिव भी प्रश्न 5 नंबर के रूप में पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर हम 4 नंबर प्रश्न की बात करें, तो 4 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण द्वारा इसे समझाइए। तो वायुमंडलीय अपवर्तन से हम समझते हैं कि जो वायुमंडल होता है, इसके द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है और इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा वायुमंडल विभिन्न घनत्व वाले वायु के परतों से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायु के परतों का घनत्व अधिक और दूर वाले वायु के परतों का घनत्व क्या होता है? कम होता है। घनत्व के जगह पे यहाँ पे हम अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के लिए अपवर्तनांक जिम्मेदार होता है। घनत्व को छोड़कर हम अपवर्तनांक लिख सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि विभिन्न घनत्व वाले वायु को परतों का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि मैंने कहा, अपवर्तनांक की भी हम चर्चा कर सकते हैं। कम अपवर्तनांक वाली वायु अधिक अपवर्तनांक वाली वायु से विरल होगी। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब निर्वात से हमारी वायुमंडल में पहुंचती है, तो वायुमंडल में मध्यमों में इस विभिन्नता के कारण उनमें अपवर्तन होता है। इसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। समझ गए कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? जो हमारा वायुमंडल होता है विभिन्न प्रकार के वायु के परतों से बना होता है और अलग-अलग परतों का और जो अपवर्तनांक होता है अलग-अलग होता है। हम सब जानते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है दूसरे माध्यम की तुलना में, उसे हम विरल माध्यम कहते हैं और जिसका अधिक होता है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है
और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। इसकी भी हम चर्चा इसमें कर सकते हैं। और इसी वायुमंडल से यानी कि इसी भिन्न-भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यमों से जब वायु प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन होता है। इसे ही हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, जो तारे होते हैं ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आशा है कि 4 नंबर प्रश्न आप सभी को समझ में आया। आगे चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को कुछ और जानकारी दे दूँ। यहाँ पे यदि जिस पीडीएफ पे हम पढ़ रहे हैं इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पे अवश्य जुड़िएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आप सभी को मुफ्त में उपलब्ध हो जाएगी। इस वीडियो के बाद तुरंत ही टेलीग्राम पे मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूँगा। साथ ही साथ आप सभी हमें यूट्यूब पे देख ही रहे हैं। यदि यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ-साथ यदि आप चाहते हैं कि किसी भी अध्याय का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं या पीडीएफ देखना चाहते हैं या किसी भी अध्याय का एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज, एक्सरसाइज सॉल्यूशन बहुत सारी चीज़ें अपलोड की गई है। द नेक्स्ट क्लासेस इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं या इसका पीडीएफ भी मैं वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ पे भी जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप किसी भी प्रश्नावली के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं, उन सभी का पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाएँगे तो केवल आपको अलग अति लघु उत्तरीय का मिलेगा, अलग लघु उत्तरीय का मिलेगा, अलग दीर्घ उत्तरीय का मिलेगा। लेकिन जब आप वेबसाइट पे जाएँगे तो सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएँगे और एक ही जगह पे मिल जाएँगे। तो आप वेबसाइट पे अवश्य जाइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। 5 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि स्पेक्ट्रम क्या है? आप किस प्रकार दिखाएँगे कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से बना होता है या बना है? तो स्पेक्ट्रम की चर्चा हम लोगों ने की है ना, हमने जाना है ना कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि जब सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं, जिसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं, तो ये अपने अलग-अलग रंगों में टूट जाता है। ये श्वेत प्रकाश हो गया। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से इसका हम अपवर्तन कराते हैं तो ये अपने भिन्न-भिन्न रंगों में टूट जाता है और इस टूटने की घटना को हम प्रकाश का बंड विक्षेपण कहते हैं। और इस बंड विक्षेपण से प्राप्त अलग-अलग रंगों को जब हम एक पर्दे पे प्राप्त कर लेते हैं, इसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं या इसे ही हम वर्णक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे क्या चीज़ें लिखी गई है ये भी देख लेते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपने 7 वर्णों में या रंगों में विभाजित हो जाता है। वर्ण को जब किसी पर्दे पे प्राप्त किया जाता है तो उसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। बैंगनी, यहाँ पे बैंगनी नहीं है, बिगनी हो गया है। इसको बैंगनी कर लीजिएगा। बैंगनी, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। इसे याद करने के तरीके भी हमने बता रखे हैं कि इसका बैजनी हा पिनाला होता है। ह, पी, नाला, इसको आप ध्यान में रखेंगे और इंग्लिश में भी विवग्योर होता है। बै से बैंगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी और ला से लाल हो जाता है। इस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं, याद करके रखते हैं। इनके क्रम को ध्यान रखिएगा, इन क्रम में पूछा जाता है। सबसे कम तरंग दर बैंगनी का होता है, सबसे अधिक तरंग दर लाल का होता है, सबसे अधिक चाल लाल का होता है और सबसे कम तरंग दर क्या होता है, सबसे कम चाल क्या होता है, बैंगनी रंग का होता है। और इसके आगे प्रश्न में हमसे कह रहा है, इसमें लिखना चीज़ें छूट गई है, यहाँ पे मैं आप सभी को समझा देता हूँ कि आप किस प्रकार से दिखाएँगे कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, ये 7 रंगों से बना होता है। तो इसको दिखाने के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग के रूप में हम क्या कर सकते हैं, सूर्य से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं कि समानांतर किरणें आ रही हैं सूर्य के प्रकाश से, तो इनके माध्यम में मध्य में हम एक गत्ता ले लेंगे, गत्ते में एक छोटा-सा छेद कर देंगे और छेद को हम एक प्रकार से इस प्रकार से रखेंगे कि इससे किरणें किसी दूसरे दिशा में अंधेरे जगह पे जा रही है। इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख देंगे या वेबसाइट पे जो पीडीएफ आपको अपलोड मिलेगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए। इस किरण को हम क्या करेंगे, किसी अंधेरे रूम में ले जाएँगे, अंधेरे कमरे में लेकर जाएँगे, उधर इसको परिवर्तित कर देंगे। परिवर्तित करने के बाद इसके माध्यम में हम एक प्रिज्म रख देंगे। जब इसके माध्यम में हम प्रिज्म रखेंगे इसके बीच में, तो ये प्रिज्म से होकर गुजरेगी। जब प्रिज्म से होकर ये किरणें गुजरेंगी, तो हम पाएँगे ना, ये अलग-अलग रंगों में बिखर गई है और इसके सामने जब हम एक प्रिज्म के सामने एक पर्दा रखेंगे या सफ़ेद कागज़ रखेंगे, तो सफ़ेद कागज़ पे हमें एक रंगीन पट्टी दिखाई देगी, जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है,
अलग-अलग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऐसे ही अगर हम 6 नंबर प्रश्न की बात करें, तो 6 नंबर प्रयोग का प्रश्न कह रहा है कि एक प्रयोग द्वारा दिखाइए कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों को मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण होता है। इसको हम किस प्रकार से दिखाएँगे? इसके लिए भी हम एक प्रयोग करेंगे। ये प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों में बिखर जाता है, यानी अपने अवयवी रंगों में बिखर जाता है। तो जब इन अवयवी रंगों को फिर से मिलाया जाएगा, तो ये श्वेत प्रकाश ही बनेगा, इसका पुनर्निर्माण होगा। इस चीज़ को हमें एक प्रयोग से दिखाना है। तो इसको हम आसानी से दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएँगे? हम क्या करेंगे कि एक प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के लिए हम एक काम करेंगे कि सूर्य से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं ना, जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, हम सब जानते हैं उसे श्वेत किरण कहते हैं। तो सूर्य की प्रकाश किरण को प्राप्त करने के लिए हम फिर से एक काम करेंगे, इस प्रयोग में एक गत्ता लेंगे, गत्ते में एक छेद करेंगे और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम क्या करेंगे, उस गत्ते से होकर दूसरे दिशा में परिवर्तित करेंगे, जहाँ थोड़ा-सा अंधेरा कमरा हो सकता है या अंधेरा हो। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख रखा है और देख सकते हैं। इस सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को एक समतल दर्पण की मदद से अंधेरे कमरे में परिवर्तित कर लेंगे और परिवर्तित किरणों के पथ में अगर हम एक गत्ता को रख देंगे जिसमें एक महीन सा छिद्र है, तो गत्ते से एक महीन छिद्र से होकर एक पतली किरण पुंज प्राप्त होगी। इस किरण पुंज के पथ में यदि हम एक प्रिज्म को चित्र के अनुसार रख देंगे, यहाँ पे चित्र में देखेंगे, ये देखिए श्वेत प्रकाश की किरणों को हम समतल दर्पण से परिवर्तित करेंगे। परिवर्तित करने के बाद इसके रास्ते में एक हम गत्ता रखेंगे जिसमें एक छेद है। छेद से एक किरण पुंज हमें प्राप्त होगी। इस किरण पुंज के रास्ते में हमने एक प्रिज्म रख दिया। तो प्रिज्म क्या करेगा? इसको अपवर्तित करेगा तो 7 रंगों में तोड़ देगा और इन 7 रंगों के पथ में फिर से हम एक प्रिज्म को रख देंगे। इसको उल्टा करके रखेंगे। ये वाला प्रिज्म इस प्रकार से है ना, तो इस प्रिज्म को हम उल्टा करके रखेंगे। तो ये प्रिज्म क्या करेगा? इन सभी 7 रंगों को मिलाकर एक दूसरा एक श्वेत प्रकाश हमें किरण दे देगा और इस प्रयोग से ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो श्वेत प्रकाश किरणें होती है, ये अपने अवयवी रंगों में टूटती है, फिर इन अवयवी रंगों को मिलाने से हमें फिर से श्वेत प्रकाश ही प्राप्त होता है और इस प्रकार से इसे हम लिख देंगे। आशा है कि ये प्रश्न भी आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि यदि हम प्रिज्म के पीछे एक सफेद कागज की जगह दूसरा प्रिज्म एक दूसरे प्रिज्म के विपरीत रखेंगे, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो दूसरा प्रिज्म उन अवयवी रंगों को और अधिक रंगों में विभाजित नहीं करता है। दूसरा प्रिज्म इन अवयवी रंगों को क्या करता है? एक प्रकाश किरण पुंज में बदल देता है और ये प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? श्वेत प्रकाश किरण होता है और इस प्रकार से हम लिख देंगे कि इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश अवयवी वर्णों को मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश का ही निर्माण होता है। ये इस प्रश्नावली का दीर्घ उत्तरीय का अंतिम प्रश्न है। आशा है कि सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आए होंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो सभी को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस प्रकार से इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम गूगल पे जाएँगे। गूगल पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे द नेक्स्ट क्लासेस डॉट कॉम या द नेक्स्ट क्लासेस। यहाँ पे द नेक्स्ट क्लासेस लिखने के बाद हम सर्च करेंगे, ऊपर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। येलो कलर का लोगो होगा, उसके सामने लिखा होगा द नेक्स्ट क्लासेस डॉट कॉम और लिखा होगा बिहार बोर्ड कक्षा 10। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सामने पेज खुल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है जिसे आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यदि आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, नोट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और नोट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पे मैथ के नोट्स दिए गए हैं, फिर साइंस के नोट्स दिए गए हैं और प्रत्येक ऐसे ही सब्जेक्ट के नोट्स दिए गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि अध्याय 4 द्विघात समीकरण का नोट्स देखें या डाउनलोड करें, पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे ये वाला पेज खुल जाएगा हमारे सामने। यहाँ पे नोट्स का पीडीएफ दिया हुआ है जिसे आप पढ़ सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे इसके डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। हम देख रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के भारतीय वंश सॉल्यूशन सीरीज को और अध्याय 3 जिसका नाम है मानव नेत्र। इसका यदि हम पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशन का, तो इसको कैसे करेंगे? यदि आप फ़ोन में देख रहे होंगे तो फ़ोन में आपके लेफ्ट में 3 लाइन दिख रही होगी येलो पट्टी में, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे 3-4 लाइन लिखी हुई दिख जाएगी जिसमें लिखा होगा कक्षा 10 भारतीय भवन सॉल्यूशन सीरीज। इस पे आप यदि क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा और इस पेज में यहाँ पे कक्षा 10 के साइंस के जो भी विषय हैं उसके प्रत्येक विषय के प्रत्येक अध्याय का यहाँ पे सॉल्यूशन लिंक मिल जाएगा। हम भौतिकी का अध्याय 3 मानव नेत्र को पढ़ रहे हैं तो इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इसके जो भी आंसर है अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे, जिसे यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ऐसे ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे नीचे हमें जाना होगा। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें लिखा होगा अध्याय 3 पीडीएफ डाउनलोड नाउ। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इसका पीडीएफ खोल के आ जाएगा। गूगल ड्राइव का ये लिंक है जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि चाहते हैं तो पीडीएफ को गूगल ड्राइव में ही सेव कर सकते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न,
लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे देखेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न, इसी प्रकार से इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्न दिए गए हैं, जिसे आप यहाँ पे देखेंगे तो राइट कॉर्नर में 3 डॉट बने होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जिसे आप फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं। आशा है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को 22 के 22 समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रकार का भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे अवश्य मैसेज कीजिएगा कि आपकी क्या परेशानी है, या कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को अपने लिखिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद।